स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स की एक कमेंट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आ चुकी है कि सर कंटिन्यूटी चैप्टर को पढ़ा दिया जाए। जो स्टूडेंट्स बालाजी पब्लिकेशन बुक से पढ़ रहे हैं तो वो मांग कर रहे हैं कि सर बालाजी पब्लिकेशन बुक से कंटिन्यूटी चैप्टर को पढ़ा दिया जाए। जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि सर एनसीईआरटी बुक से सांतत्य और अवकल नीता चैप्टर को पढ़ा दिया जाए, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। तो आप सभी की मांग के आधार पर आज हम जो है चैप्टर नंबर 5 सांतत्य और अवकलनीयता को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम सांतत्य के बारे में बताएंगे कि कंटिन्यूटी क्या है, इसकी सारी बेसिक बातों को बताएंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक बातें नहीं पता होंगी तब तक आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ। पूरी क्लास को आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स बालाजी पब्लिकेशन बुक से पढ़ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेसिक दोनों का एक ही है। प्रश्नावली के क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो हम बालाजी पब्लिकेशन बुक का भी पूरा सोल्यूशन देंगे जो भी प्रश्नावली हमने नहीं पढ़ाई है, और एनसीईआरटी पब्लिकेशन बुक की जो प्रश्नावली उसके भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, उसके बाद बालाजी पब्लिकेशन बुक की जो भी प्रश्नावली है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ये आपकी टेंशन नहीं, ये मेरी टेंशन है, और बहुत ही जल्द मैक्सिमम 5 से 6 दिनों में मैं इस पूरे चैप्टर को कवर कर दूंगा, बालाजी पब्लिकेशन बुक से भी और एनसीईआरटी बुक से भी। ठीक है, अब आपकी टेंशन खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो कंटिन्यूटी चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस हो, ठीक है, जारी हो। तो जैसे हम बात करें ज्यामितीय रूप से, अगर हम बात करें कि फलन के एक छोर से हम चलना प्रारंभ करें और पूरा वक्र खींचने में हमें किसी भी बिंदु पर पेंसिल को ना उठाना पड़े, तो वह वक्र आपका सतत वक्र कहलाएगा, यानी कंटिन्यूअस कर्व कहलाएगा। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर एक कर्व आपके सामने हम खींच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए चलना प्रारंभ कर रहे हैं और यहाँ तक हम चले। हमें इस कर्व को खींचने पर किसी भी बिंदु पर अपने इस मार्कर को नहीं उठाना पड़ा, तो इस वक्र को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस कर्व। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस भाई कर्व बोलेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हम एक जो है यहाँ पर ग्राफ खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ खींच रहे हैं और इस पॉइंट पर हमें पेंसिल को उठाना पड़ रहा है, इस पॉइंट पर हमें पेंसिल को उठाना पड़ा है। ये पॉइंट मान लीजिए आपका x बराबर 2 है। इस वक्र का समीकरण मान लीजिए फंक्शन आपको एफ से दे दिया गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस कर्व को खींचने में हमें इस पॉइंट पर पेंसिल को उठाना पड़ा। इसका मतलब ये वक्र जो है इस पॉइंट पर क्या कहलाएगा? असतत कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे असतत वक्र या डिसकंटिन्यूअस कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? डिसकंटिन्यूअस कर्व बोलेंगे। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर हमें पेंसिल को उठाना पड़ रहा था। तो ये चीज़ समझ गए कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अब चलिए मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि सतत फलनों के कुछ उदाहरण बताता हूँ जिनको आप लोग पढ़ भी चुके हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि कौन सा फलन सतत है। सतत फलनों का भी उदाहरण लूँगा, असतत फलन का भी उदाहरण लूँगा। आप सभी को एकदम मज़ा आने वाला है, एक एक बात आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा आपको बताते हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा आप सभी लोग। सतत फलन के उदाहरण, सतत फलन के उदाहरण भाई, सतत फलन के उदाहरण। सबसे पहले हम बात करेंगे सतत फलन के उदाहरणों की। पहला उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लीजिए f(x) इक्वल टू हमें एक फलन दे दिया गया x। क्लास 10th में आप सभी लोगों ने जाना है अच्छे तरीके से, आरेख को खींचना या कर्व को खींचना आप अच्छे तरीके से जान चुके हो। यहाँ पर आप एक छोटा सा डिब्बा बनाते थे, यहाँ पर आप लिखते थे x और y, x y, मान लीजिए f(x) y के बराबर y इक्वल टू x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए इस समीकरण में x के स्थान पर 1 रखते थे तो y का मान भी आपको 1 ही मिलता था। x के स्थान पर 2 लिखते थे तो y का मान भी 2 मिलता था। इन पॉइंटों से आप एक क्या करते थे भाई? आरेख खींचते थे। तो यहाँ पर y इक्वल टू x का जब आप आरेख खींचोगे तो ये आरेख आपका ऐसे खींचेगा, ऐसे, ठीक है। आपको कुछ फलनों का जो आरेख है वो याद भी होना चाहिए।
y इक्वल टू एक्स का आरेख आपका ऐसे बनेगा। तो देखिए इस आरेख को खींचने के लिए हमें क्या कहीं पर भी पेंसिल को उठाना पड़ा या इस मार्कर को उठाना पड़ा? जी बिल्कुल नहीं। जब मार्कर को नहीं उठाना पड़ा इसका मतलब ये कर्व हमारा क्या होगा भाई? कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा भाई? कंटिन्यूअस। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे चलिए एक एग्जांपल की और बात करते हैं। पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कितना ले लेते हैं भाई? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम एक फलन ले लेते हैं या आप ऐसे भी कह सकते हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दीजिए भाई। आप सभी लोगों ने पैराबोला चैप्टर पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं परवलय। अगर देखें तो ये एक परवलय की समीकरण है। अगर ये एक परवलय के समीकरण है और यहाँ पर देखिए प्लस का y है, इसका मतलब जो परवलय बनेगा वो y अक्ष की धन दिशा में बनेगा। तो परवलय भाई कैसे बनेगा भाई? ये परवलय आपका ऐसे बनेगा। इस कर्व को खींचने के लिए हमें कहीं पर भी मार्कर को नहीं उठाना पड़ा। अब मैंने जो है खींचा है तो आपको लग रहा है, लेकिन इस कर्व को खींचने के लिए हमें कहीं पर भी मार्कर को नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए जो ये कर्व होगा वो आपका कैसा होगा भाई? कंटिन्यूअस कर्व होगा। कैसा होगा भाई? कंटिन्यूअस। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये कर्व कैसा होगा? कंटिन्यूअस कर्व होगा, क्योंकि इस कर्व को खींचने के लिए हमें किसी भी स्थान पर अपने मार्कर को नहीं उठाना पड़ा, यानी किसी भी बिंदु पर हमें मार्कर को नहीं उठाना पड़ा। एक उदाहरण और लेंगे सतत फलन का, ठीक है? एक उदाहरण और ले लेंगे भाई हम, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। कितना ले लेते हैं भाई? मॉड एक्स ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू हम मॉड एक्स ले लेते हैं। एफ एक्स के स्थान पर y लिख दीजिए, y इक्वल टू आपका मॉड एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे भाई? सारणी बनाओगे। यहाँ पर लिखोगे आप x, यहाँ पर लिखोगे y। अगर आप इसमें x का मान -1 डालते हो तो y का मान कितना मिलेगा भाई? +1 मिलेगा, क्योंकि मॉड लगा है। मॉड का काम होता है अगर ऋणात्मक संख्या है तो वो धनात्मक हो जाएगी। अगर आप 1 डालोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, अगर आप 2 डालोगे तो आपको 2 ही मिलेगा, क्योंकि प्लस संख्या मॉड से निकलती है तो वो प्लस ही रहती है। मॉड का काम होता है कि कोई ऋणात्मक संख्या तो उसको प्लस कर देना। अगर आप -2 डालते हो तो यहाँ पर आपको y का मान +2 मिलेगा, कि माइनस संख्या को यहाँ पर क्या कर देना है भाई? प्लस कर देना है, मॉड का काम। तो जब आप इन पॉइंटों से यहाँ पर कर्व खींचोगे तो ये कर्व कुछ ऐसे बनेगा। देखिए भाई, ये कर्व आपका ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे। क्या इस कर्व को खींचने के लिए हमें कहीं पर भी अपने मार्कर को किसी भी बिंदु पर रोकना पड़ा या उठाना पड़ा? जी बिल्कुल नहीं। इसलिए ये कर्व आपका कैसा होगा? ये कर्व आपका कंटिन्यूअस कर्व होगा। कंटिन्यूअस कर्व होगा। तो ये एग्जाम्पल थे सतत फलनों के, यानी सतत फलनों के उदाहरण मैंने आपको कुछ बताए। अब चलिए एक उदाहरण आपको ऐसा बताते हैं जो कि असतत फलन का होगा। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे एग्जाम्पल ही बताते रहेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन कब बताएंगे, ठीक है? इसलिए चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं जो कि आपका असतत फलन का होगा। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लेंगे, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग लगा लीजिएगा, असतत फलनों के उदाहरण। यहाँ पर आ लगा दीजिए, असतत फलनों के उदाहरण। असतत फलनों के उदाहरण। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर आपके सामने। जैसे मान लीजिए एक फलन जो है वो हमारा डिफाइन है, एक ब्रैकेट के अंदर डिफाइन है। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू लेस है इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 से कम है, 0 के बराबर है, तब फलन का मान कितना है भाई? 1 है। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब इस फलन का मान 2 है। आपको ये बताना है कि क्या ये फलन आपका सतत फलन है या असतत फलन है। तो मैंने हेडिंग ही लगा दी कि असतत फलन के उदाहरण। तो ये वैसे भी असतत फलन है, लेकिन कैसे है? ये कैसे असतत फलन है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ो तो एक पॉइंट आपको मिलेगा। x की वैल्यू 0 से कम है, 0 के बराबर है, तो फलन की वैल्यू आपकी 1 आएगी। x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब फलन की वैल्यू आपकी 2 आएगी। इसका हम खींचते हैं कर्व। देखिए कैसे खींचेंगे। यहाँ पर हम इसका कर्व खींचेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। यहाँ पर आपका
मूल बिंदु हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन को, x की वैल्यू 0 से कम है बराबर है, x की वैल्यू 0 से कम है बराबर का मतलब इधर, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, यानी फलन की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। तो यहाँ पर y वाला पॉइंट ये। अब आपको जाना इधर है क्योंकि x की वैल्यू 0 से कम है और 0 के बराबर, इसलिए ये हम ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक, इतनी बात समझ में। उसके बाद देखिए x की वैल्यू 0 से सिर्फ बड़ी, यहाँ पर बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जब बराबर का चिन्ह लगा हो इसका मतलब यहाँ पर इस बिंदु को हम भर देंगे, समझिएगा। एक बिंदु आपका नोड भी लगता है, नोड खाली होता है, और यहाँ पर बिंदु को इसलिए भर देंगे क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 के बराबर भी है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तब y की वैल्यू कितनी मिल रही, 2। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होने का मतलब इधर चलना हमें, तब y की वैल्यू में कितनी मिल रही भाई, 2 मिल रही। तो यहाँ पर हम बनाएंगे नोड, क्या बनाएंगे, नोड, और यहाँ से ऐसे जो है ये आरेख खींच देंगे हम। अब देखिए भाई हम यहाँ से यहाँ तक चल के आए, यहाँ पर नोड क्यों खींचा मैंने भी आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा है, मतलब यहाँ पर 0 आपका शामिल नहीं, इस वजह से ये नोड यहाँ पर बना हुआ है। नहीं तो इस भी गोले को हम भर देते, इस गोले को तब भरते जब यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लगा होता है। समझ गए ना इस नोड का मतलब। अब देखिए भाई यहाँ से देखें और यहाँ तक, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए हमें मार्कर को उठाना पड़ रहा है, मार्कर को उठाना पड़ रहा है। इसलिए ये जो आपका आरेख या जो कर्व बना हुआ है वो आपका डिसकंटिन्यूअस है, यानी असतत है। डिसकंटिन्यूअस या आप कह सकते हो असतत कर्व है। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए आप सतत या असतत के लिए करते क्या हो, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं कि कैसे हम चेक करते हैं कि ये फलन सतत है या असतत है। जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने एक कर्व खींच रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये मैंने आपके सामने एक कर्व खींच दिया, ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक कर्व खींच दिया और इस पॉइंट पर हमें मार्कर को उठाना पड़ा है और ये पॉइंट है हमारा x बराबर 2 है, मान लीजिए 2 है या मान लीजिए a है, यहाँ पर a ले लेते हैं, a एक आपकी अचर संख्या है, ठीक है। तो ये इस कर्व को देखिए, प्रारंभिक बिंदु से पूरे कर्व को खींचने में हमें एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पर हमें मार्कर को उठाना पड़ता है। हमें चेक करना है इस पॉइंट पर कि ये जो कर्व खींचा गया है ये सतत है या असतत है, या आपको यहाँ पर फलन दे दिया जाए इस कर्व का और आपसे पूछा जाए कि ये फलन सतत है या असतत है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि जिस पॉइंट पर हमें इस पेंसिल को उठाना पड़ रहा है या मार्कर को उठाना पड़ रहा है उस पॉइंट से बिल्कुल हल्की सी वैल्यू पर इस दिए गए कर्व के फलन का मान निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x आपको 2 दिया गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कर्व के लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त करनी है। यानी इस जो ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से बिल्कुल थोड़ा कम, ठीक है, थोड़ी कम वैल्यू पर हमें क्या निकालना है, आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लीजिए x 2 था तो आप निकाल लेते 1.9 या आप लिख सकते हो 1.9 और उसके बाद 8, ऐसा लिख सकते हो आप 9.8 या 1.99 ऐसे कुछ वैल्यू पर हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 है तो उसके बाद इस 2 पॉइंट से राइट हैंड लिमिट को हम प्राप्त करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के प्राप्त करने के लिए हम लगभग में 2.0001 पर, मतलब हमें इस बिंदु पर फंक्शन के राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त कर लेनी है। और तीसरे स्टेप में हमें x 2 पर इस फलन की वैल्यू को प्राप्त कर लेना है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त की और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त की और फंक्शन की वैल्यू प्राप्त की किस पर, x बराबर 2 पर, और ये तीनों वैल्यू सेम हो जाती हैं, तब हम बोलेंगे कि ये फलन आपका सतत है। अगर इन तीनों वैल्यू में से कोई वैल्यू भी किसी के बराबर नहीं होती है तो वह फलन आपका असतत फलन कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए बात आती है, आप लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगी कि सर जी हमारी किताब में तो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्या हम सारे क्वेश्चनों का कर्व यहाँ पर खींच पाएंगे जिससे हम पता लगा पाएँ वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? तो जी बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिनका कर्व खींचना संभव नहीं है। तो उसका नियम क्या है कि आपको जो फलन दिया जाएगा वो कैसे पता लगाओगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों को 4 स्टेप्स बताऊंगा।
मात्र 4 स्टेप्स बताऊंगा और उन 4 स्टेप्स की मदद से आप किसी भी फलन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक कर सकते हो कि वह फलन सतत है या असतत है। ठीक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आप पूरी क्लास को देखोगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग लगा सकते हो कार्यविधि, और कार्यविधि के अंतर्गत आपको मैं 4 स्टेप बताऊंगा, मात्र 4 स्टेप बताऊंगा, और 4 स्टेप की मदद से आप किसी भी फलन की सांतता का परीक्षण कर सकते हो, सांतता की जांच कर सकते हो। तो कार्यविधि आप हेडिंग लगा लीजिए भाई, कार्यविधि, कार्यविधि। मान लीजिए कि फलन आपका f(x) है। क्या है भाई? फलन मान लीजिए कि आपका f(x) है और f(x) फलन के लिए x बराबर a एक आपका बिंदु दिया गया है। उस f(x) फलन पर x बराबर a बिंदु द्वारा हमें सांतत्य की जांच करनी है। ठीक है, तो ये फलन आपका f(x) है और इस फलन की हमें सांतता की जांच करनी है x बराबर a बिंदु पर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको ये चेक करना है कि आपका जो फलन है वो इस दिए गए लिमिट पर परिभाषित है या नहीं। यहाँ पर लिखेंगे कि जांच कीजिए, पहले स्टेप में जांच कीजिए कि फलन, इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, जांच कीजिए कि फलन f(x) x बराबर a पर परिभाषित है या नहीं, परिभाषित है या नहीं। अगर परिभाषित होगा तभी आपको आगे बढ़ना है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या लिखना है? स्टेप नंबर 2 में आपको लिखना है x बराबर a पर परिभाषित होने पर, क्या होने पर भाई? परिभाषित होने पर, परिभाषित होने पर अगर x बराबर a पर फलन परिभाषित होता है तो आपको क्या करना है? f(x) का मान x बराबर, जो लिमिट दी गई है, मान लीजिए यहाँ पर a दी गई थी, f(x) का मान x बराबर a पर ज्ञात करना है, पर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने एक एक स्टेप लिख देता हूँ जिससे आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, मैंने पहले स्टेप में आपको बताया कि जांच कीजिए कि फलन f(x) x बराबर a पर परिभाषित है कि नहीं। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि परिभाषित कब होगा, परिभाषित कब नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक फलन दे दिया गया 1/x - a और x बराबर a लिमिट दे दी गई। जब आप इस लिमिट को यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है, तो इस लिमिट पर ये फंक्शन कहाँ आपका परिभाषित हुआ? तो परिभाषित नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आगे यहाँ पर आपको कोई भी स्टेप नहीं करना है, वो फलन आपका असतत हो जाएगा, क्योंकि परिभाषित ही नहीं होगा तो हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस पॉइंट पर फलन सतत नहीं होगा, बाकी पॉइंट पर सतत भी हो सकता है, असतत भी हो सकता है। क्लियर इतनी बात? यहाँ पर देखिए भाई, दूसरे स्टेप में क्या करना है? परिभाषित होने पर आपको क्या करना है? उस लिमिट पर उस फंक्शन का मान निकालना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है? x बराबर a पर, ठीक है, जो फलन दिया गया है f(x) के बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करनी है। बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करना है। बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है भाई। बाएं पक्ष की सीमा का मान का मतलब ये है कि लिमिट x टेंड टू, बाएं पक्ष की मतलब जो है, जो वैल्यू दी गई है उससे थोड़ा सा कम वैल्यू पर हमें क्या करना है? फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है। जैसे यहाँ पर a लिमिट दी गई है तो बाएं पक्ष की लिमिट को हम a माइनस लिखेंगे, यानी जो लिमिट दी गई उससे कम वैल्यू पर, बिल्कुल हल्की सी कम वैल्यू पर हमें उस फंक्शन की वैल्यू को प्राप्त करना है। इसका मतलब लिमिट x टेंड टू a माइनस यहाँ पर लिख सकते हो, और f(x) के स्थान पर आप लिखोगे, कितना लिखोगे भाई? जो लिमिट आपकी है a, तो a - 0, मतलब ये वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? थर्ड हो गया। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है? फोर्थ स्टेप में आपको x बराबर a पर f(x) के दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करनी है। दाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करना है। सीमा का मान ज्ञात करना है। दाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करना है। मतलब
आपको क्या करना है कि लिमिट x टेंड टू a प्लस, मतलब जो लिमिट दी गई है उससे बिल्कुल हल्की सी वैल्यू आप जोड़कर, मतलब उससे हल्की सी बड़ी वैल्यू पर आपको जो है फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है। यानी लिमिट x टेंड टू a प्लस यहाँ पर लगाओगे क्योंकि हम हल्की सी बड़ी वैल्यू पर प्राप्त करेंगे फंक्शन की वैल्यू। तो यानी लिमिट x टेंड टू a प्लस, यानी f जहाँ पर x है वहाँ पर लिखेंगे a प्लस 0, 0 मान के चलते बिल्कुल हल्की सी वैल्यू पर। ठीक है, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त करेंगे, यानी दाएं पक्ष की सीमा का मान प्राप्त करेंगे। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 4। अब देखिए लास्ट स्टेप यही है, यहाँ पर उसको हम स्टेप नाम नहीं दे रहे हैं। लास्ट स्टेप ये है कि यदि यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, यदि आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पर जैसे x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू प्राप्त कर रहे हो तो ये आपका हो जाएगा fa। तो जो फंक्शन की वैल्यू है यदि वो लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ ए माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट जो आई है आपकी लिमिट x टेंड टू a प्लस, यानी एफ ए प्लस 0, अगर ये तीनों वैल्यू आपस में भैया बराबर होती हैं तो फंक्शन जो होगा वो आपका कंटिन्यूअस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाएगा। किस लिमिट पर, x बराबर a लिमिट पर। ध्यान से सुनिएगा, पहले स्टेप में आपको देखना है कि फलन जो है वो दी गई लिमिट पर परिभाषित है या नहीं है। अगर परिभाषित है तो उस लिमिट पर उस फंक्शन की वैल्यू प्राप्त कीजिए। दूसरे स्टेप में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त करनी है, यानी जो लिमिट दी गई है उससे बिल्कुल हल्की कम वैल्यू पर आपको फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है। फिर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है, और उसके बाद आपको देखना है कि क्या ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। यदि ये कंडीशन आ रही है तो वह फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कहलाएगा, सतत फलन कहलाएगा। अगर इन तीनों वैल्यू में से कोई दो वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती तो वह फलन आपका असतत हो जाएगा। कार्यविधि समझ गए या नहीं समझ गए? कार्यविधि समझ गए हैं तो अब चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन लेकर बताऊंगा प्रश्नावली के। ठीक है, प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको यहीं पर सॉल्व कराने वाला हूँ एनसीईआरटी बुक से। पहले मैंने बता दिया कि आपको एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, फिर आप लोगों को हम बालाजी पब्लिकेशन बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर रफ करते हैं। एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करके किसी भी फलन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। एग्जाम्पल नहीं है, सॉरी, ये आपका क्वेश्चन होगा प्रश्नावली का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भाई? पहले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए, पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू, फलन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, ये फलन दिया गया है। फलन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 जो है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पर संतत है या सतत है। तो यहाँ पर देखिए इस लिमिट, इस लिमिट, इस लिमिट, तीनों लिमिटों पर आपको चेक करना है कि फलन सतत है या नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले स्टेप में देखेंगे कि फलन परिभाषित है या नहीं। तो परिभाषित तो है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 0 पुट करोगे तो -3 मिलेगा, यानी इन्फिनिटिव आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए परिभाषित है, तो अब परिभाषित वाला स्टेप छोड़िए, मतलब मेन स्टेप पहला आपका ये होगा कि आपको उस दी गई लिमिट पर उस फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है। यानी x बराबर 0 पर हम सांतत की जांच करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो फलन दिया गया है f(x) जैसे दिया गया है 5x माइनस 3, तो x बराबर 0 पर हम इस फलन की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो x जहाँ जहाँ पर वहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो 5 इंटू में 0 माइनस 3, यानी आपको मिल जाएगा -3। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त करनी है। लिमिट आपकी 0 यानी 0 से हल्की कम वैल्यू पर आपको वैल्यू प्राप्त करनी है इस फंक्शन की। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू, लिमिट कितनी है 0, 0 से बिल्कुल कम वैल्यू, मतलब 0 से थोड़ा सा कम, बिल्कुल नहीं, 0 से कम वैल्यू पर हम क्या निकालेंगे भाई, इस फंक्शन का मान निकालेंगे। 0 से मतलब थोड़ा सा लेस, मतलब नाम मात्र का। ठीक है, तो यहाँ पर 0 माइनस लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, और उसके बाद यहाँ पर फंक्शन लिख देंगे भाई एफ एक्स। एफ एक्स का मान कितना दिया गया है, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स का मान आपको दिया गया भाई 5x माइनस 3। जब आप इस 0 लिमिट को यहाँ पर पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 इंटू में 0 माइनस 3, यानी आपको -3 मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, -3। इसी प्रकार आप राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त करोगे
तो लिमिट x टेंड टू 0 से बिल्कुल हल्की सी बड़ी वैल्यू पर हमें इस फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो ये जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू आपकी दी गई है 5x माइनस 3। जैसे x के स्थान पर आप 0 पुट करोगे 5 इंटू 0 माइनस 3 यानी आपको मिल जाएगा -3। आप ये चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमने f0 की वैल्यू प्राप्त की, यहाँ पर लिख देना चूंकि f0 की वैल्यू जो प्राप्त की और जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त की और जो हमने राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त की वो तीनों वैल्यू सेम आ रही है और कितनी आ रही है -3 आ रही हैं। इसलिए आपका जो फलन है वो x बराबर 0 पर क्या है भाई, सतत है। लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है, ये लाइन आप लिख लेना। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए x बराबर -3 पर हमें सतत चेक करना है तो x बराबर -3 रखेंगे, फलन हमारा परिभाषित होगा और रख के देख लीजिए 5 15 15 से 3 जाएगा आपका -15 -3 -18 होगा, ठीक, जो कि इन्फिनिटी बराबर नहीं यानी परिभाषित फलन है। तो परिभाषित होने पर सबसे पहला काम मेरा ये है कि इस लिमिट पर इस फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करेंगे, यानी आपको fx यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है 5x -3। तो लिमिट आपकी है -3, x के स्थान पर -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू में -3 5 3 -15 -3 आपका हो जाएगा -18। मैंने दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू को प्राप्त कर लिया। पहला स्टेप तो आपका ये होगा, ठीक है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी आपको लिमिट लिखना है x टेंड टू किस लिमिट पर, -3 पर। तो यहाँ पर आप -3 लिखिएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जो लिमिट दी गई है उससे बिल्कुल हल्की कम वैल्यू पर आपको फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी, तो यहाँ पर आप माइनस लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फंक्शन कितना दिया गया, फंक्शन दिया गया 5x -3। तो यहाँ पर आप जब x टेंड टू -3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू में -3 ये आपको -18 मिल जाएगा। इसी प्रकार आप राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू -3 और ये आपका यहाँ पर प्लस लग जाएगा। यानी राइट हैंड लिमिट का मतलब जो भी लिमिट दी गई है उससे बिल्कुल हल्की सी बड़ी वैल्यू पर, बिल्कुल हल्की सी बड़ी वैल्यू पर आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है 5x -3। तो जैसे x के स्थान पर -3 पुट करोगे 5 इंटू -3 और -3 यानी आपका -18 हो जाएगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू आई यानी f-3 की वैल्यू जो आई है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर है और ये वैल्यू किसके बराबर, -18 के। लिखोगे अतः x बराबर -3 पर फलन fx इक्वल टू 5x -3 क्या होगा भाई, सतत है। क्या है भाई, सतत है। इस तरीके से आप x इक्वल टू 5 पर भी चेक कर सकते हो, फलन आपका सतत होगा। एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि नहीं? जो मैं बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके मैंने आपको बताया कि कोई फलन सतत कैसे होता है, असतत कैसे होता है। वैसे भी असतत की कंडीशन नहीं है, लेकिन इन तीनों वैल्यू में से अगर कोई भी वैल्यू किसी एक वैल्यू के बराबर नहीं होती तो ये फलन आपका असतत हो जाता। क्लियर हुई इतनी बात कि नहीं हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। अब चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 5.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। उसमें क्या बोला जा रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि जांच कीजिए। भाई क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि जांच कीजिए। एक क्वेश्चन लेंगे बस, उसके बाद अभी कुछ बातें और बतानी है, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब 2 क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं जिससे आप कुछ समझ जाएं, कुछ स्टेप्स जो बताए हैं उनका मतलब तो समझ जाएं कि क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे। नहीं सारी बेसिक बातें बता देंगे, क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो कैसे आप जान पाओगे, इसलिए यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है x बराबर 3 पर आपको फलन दिया गया है। x बराबर 3 पर फलन fx बराबर दिया गया है 2x स्क्वायर -1 के सातत्य की जांच कीजिए। आपको सातत्य की जांच करना है कि यह फलन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इसके लिए सबसे पहले x बराबर 3 पर फलन की वैल्यू पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 से एक जगह 17, यानी फलन हमारा पहली बात तो परिभाषित है। अब परिभाषित होने पर सबसे पहले जो लिमिट दी गई है उस लिमिट पर उस फंक्शन की वैल्यू को प्राप्त करेंगे, यानी x बराबर 3 पर हम क्या करेंगे, fx बराबर 2x स्क्वायर -1, यानी यहाँ पर x है वहाँ पर 3 रख देंगे तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर -1, 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 -1, 9 दूनी 18, 18 से एक जगह कितना हो जाएगा 17। तो मैंने दी गई लिमिट पर उस फंक्शन की वैल्यू को प्राप्त कर लिया। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, यानी थर्ड स्टेप
एक तरीके से आप समझ सकते हो। फर्स्ट स्टेप में तो आपको ये देखना होता है कि फलन परिभाषित है कि नहीं। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए जो लिमिट दी गई है उससे बिल्कुल हल्की वैल्यू पर, लिमिट आपको यहाँ पर कितनी दी गई, 3 दी गई, उससे हल्की वैल्यू यानी यहाँ पर माइनस लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे फंक्शन। तो यहाँ पर फलन आपको कितना दिया गया है, x टेंड टू 3 माइनस पर निकालना है। fx की वैल्यू आपको दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 1। x इक्वल टू जब आप 3 पुट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 1, यानी आपको मिल जाएगा कितना भाई 17। इसी प्रकार आप क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त करोगे। राइट हैंड लिमिट के लिए आप यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेंड टू, लिमिट आपको कितनी दी गई, 3 दी गई है। 3 से बिल्कुल हल्की सी बड़ी वैल्यू पर आपको फलन की वैल्यू प्राप्त करनी है। और फंक्शन यहाँ पर कितना दिया गया है, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस यहाँ लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू है 2x स्क्वायर और प्लस का 1। जैसे ही आप यहाँ पर x के स्थान पर 3 पुट करते हो तो ये आपका जाएगा 2 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस का 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा आपका 18, 18 से आपका 1 जाएगा, यहाँ पर प्लस नहीं है सॉरी माइनस का 1 है, ठीक है। तो ये आपका बचेगा 17। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने फलन की वैल्यू निकाली यानी f3 की वैल्यू निकाली, यहाँ पर लिख देना चूंकि कि f3 जो है वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है और ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है 17 के। यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर 3, लिमिट आपको 3 ही तो दिखे थे, 3 पर सतत है। क्या है भाई, सतत है। हमें जांच करनी थी कि ये फलन सतत है या असतत है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए फलन आपका सतत है। अगर तीनों वैल्यू में से कोई 2 वैल्यू आपस में बराबर ना होती तब भी फलन आपका असतत माना जाता, ठीक है। तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो या ना हो, अगर कोई 2 वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती, मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं आता है, तब भी फलन आपका असतत होगा। या फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही है, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही, तब भी फलन आपका असतत माना जाएगा। तो समझ गए कि सतत और असतत कैसे चेक करना है। 2 क्वेश्चनों के माध्यम से ये बात आप समझ गए होंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को कुछ सतत फलनों के गुणधर्म बता देता हूं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद क्लास को हम यहाँ पर लीव करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। 2 तक के क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए होंगे ना। इस क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए आप लोगों को। चलिए भाई, तो यहाँ पर आप हेडिंग लगा लीजिएगा सतत फलनों के गुणधर्म। सतत फलनों के गुणधर्म, सतत फलनों के गुणधर्म, ये गुणधर्म आपको जानना बहुत जरूरी है। सतत फलनों के गुणधर्म, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर हम बात करें सतत फलनों के गुणधर्म, आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको यहाँ पर समझा देंगे। जैसे मान लीजिए f(x) एक फंक्शन है और g(x) आपका एक फंक्शन है और दोनों ये फंक्शन क्या है भाई, ये दोनों फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हैं, कंटिन्यूअस है। मान लीजिए x बराबर a पर क्या है, ये दोनों फलन आपके कंटिन्यूअस हैं यानी सतत हैं। तो इन फलनों का योग, इन फलनों का अंतर, इन फलनों का गुणनफल, इन फलनों का भागफल भी एक सतत फलन होगा। 4 नियम एक बात में मैंने बता दिए। सबसे पहली बात कि इन फलनों का अगर हम योग करेंगे तो जो भी फलन हमें मिलेगा वो भी x बराबर a पर क्या होगा भाई, सतत होगा। x बराबर a पर सतत होगा। अगर f(x) फंक्शन x बराबर a पर सतत है, g(s) फंक्शन x बराबर a पर सतत है, तो f(x) प्लस g(x) जो होगा वो भी x बराबर a पर सतत होगा और f(x) माइनस g(x) जो होगा वो भी x बराबर a पर क्या होगा, सतत होगा। और जो f(x) इंटू में g(x) होगा वो भी x बराबर a पर क्या होगा, सतत होगा। और f(x) अपान g(x) जो होगा वो भी आपका x बराबर a पर क्या होगा, सतत होगा। बस यहाँ पर एक कंडीशन है, जबकि जो g(x) का मान है, जो हर का मान है, वो ये मान लीजिए इस फलन का मान इस लिमिट पर आप कह सकते हो ga की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर जैसे ही g(x) का मान 0 के बराबर हो जाएगा इसका मतलब ये फलन आपका अपरिभाषित हो जाएगा,
ठीक है। तो एफ एक्स अपान जी एक्स भी आपका सतत होगा एक्स बराबर ए पर, जबकि जी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए या जी ए की वैल्यू आपकी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके हो गए सतत फलनों के 4 गुणधर्म। अब पांचवा गुणधर्म आपका क्या कहता है? पांचवा गुणधर्म आपका ये कहता है कि अगर, जैसे देखिए पांचवें गुणधर्म की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपका एक एफ एक्स फलन जो है वो एक्स बराबर ए पर क्या है भाई? सतत है, सतत है। तो 1 अपान एफ एक्स जो होगा वो भी, ठीक है, 1 अपान एफ एक्स भी क्या होगा? सतत होगा, सतत फलन होगा या सतत होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जहाँ पर मैंने बताया कि जी ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, जी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर एफ एक्स या एफ ए की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी, तभी 1 अपान एफ एक्स जो होगा वो एक्स बराबर ए पर सतत होगा। ये आपका पांचवा गुणधर्म था। और जो छठवां गुणधर्म होता है वो आपका क्या होता है? देखिए प्रत्येक बहुपदी फलन जो होता है वो आपका सतत होता है। प्रत्येक, ये चीज याद रखना, प्रत्येक बहुपदी फलन पॉलिनोमियल फंक्शन क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। प्रत्येक बहुपदी फलन सतत होता है, सतत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि प्रत्येक बहुपदी फलन जो होता है वो आपका सतत होता है। और अगला आपका जो गुणधर्म है सातवां, वो आपका ये है कि अगर एफ एक्स फलन जो है वो एक्स बराबर ए पर सतत हो तो जो एफ एक्स फलन है इसका मान भी एक्स बराबर ए पर सतत होगा। क्या होगा भाई? सतत होता है। ये सतत फलनों का आपका सातवां गुणधर्म है। और एक लास्ट गुणधर्म मैं आप लोगों को और बता रहा हूं, ये आपका होगा आठवां गुणधर्म। दो सतत फलनों का संयोजन फलन, संयोजन फलन भी सतत होता है। क्या होता है भाई? सतत होता है, सतत होता है। संयोजन फलन, जैसे आप सभी लोगों ने फॉग निकालना सीखा होगा, गॉफ निकाला होगा। फॉग गॉफ निकालना आप सभी लोगों को मैंने बताया है संबंध और फलन चैप्टर में। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये थे सतत फलनों के गुणधर्म, इनको आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।